हेलो। कैसे हैं आप सब? जल्दी जल्दी से इसको शेयर कर लें ताकि जो है ना वो आपके साथ बातचीत हो सके, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से। ये क्या चल पड़े। तो हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के ऊपर और ईरान के ऊपर और इसराइल के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस वक्त जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो इंतहाई मतलब है कि टेंस है। और ये सोचा जा रहा है कि ये जंग जो है तेज होगी, ये जंग और बढ़ेगी। और बड़ी कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि किसी तरह से उनकी लोग बात माने और जंग बंद हो जाए। लेकिन जंग बंदी नहीं हो रही। इनाम बरनी साहब, जंग बंद नहीं हो रही। अभी अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने एक दूसरे पे मिसाइल दागे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जो है वो जंग ख़त्म हो गई हो? जंग ख़त्म नहीं हुई, जंग अभी चल रही है। अब सिर्फ ये है कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये जो है वो नूरा कुश्ती चल रही है। वो बम मारने से पहले अमेरिका ने ईरान को बता दिया था। कोई कह रहा है कि कतर पे जो ईरान ने हमला किया है, वो हमला करने से पहले ईरान ने कतर को बता अमेरिका को बता दिया कि फलां फलां तुम्हारे अड्डों के ऊपर जो है वो हमला करने जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं सुभाष रेलू जी, हम ये बहुत हमारे ज़बरदस्त हमारे साथी हैं जो हमेशा आते हैं और यहाँ कमेंट्स करते हैं। और ये कह रहे हैं वॉट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इज हैपनिंग ड्यू टू अमेरिका, कि जो कुछ भी दुनिया में इस वक्त हो रहा है ये अमेरिका की वजह से हो रहा है। अच्छा चलो, ठीक है, अमेरिका की वजह से तो हो रहा है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है रीजनल, उस पर हम बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आशा भाई, सलाम भाई जी, वालेकुम सलाम, नमस्ते। इंडिया पाकिस्तान थोड़ी है जो ट्रंप की बात मानेगा। हाँ, ये बात सही है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है। अच्छा, मेरा क्या मानना है, देखें, मेरा एक मानना ये है कि इस जंग को हमें इस तरह नहीं देखना चाहिए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, कितने बम उसने मारे हैं कितने बम उसने मारे हैं, कितने परमाणु बम जो है कि जो बनाने वाली फैक्ट्रियां जो है वो इन्होंने तबाह की हैं, और कितनी जो है वो इसराइल ने तबाह की हैं, और कितनी अमेरिका ने तबाह की हैं। अच्छा, प्रवीण कुमार कह रही हैं कि मैं आईएसआई का एजेंट हूँ। भाई वाह! वो कोई कहता है कि मैं रॉ का एजेंट हूँ, कोई कहता है कि मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ। बहरहाल बंदे रहे हमारे साथ, जिस मर्जी के हम एजेंट हैं। हम बात जो है वो करेंगे इस हवाले से कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसको कैसे देखा जाए। ये कह रहे हैं उड़ा डालो ईरान को। ईरान को उड़ा डालने से इनकी मुराद बेसिकली ये है कि ईरान के अंदर जो इस्लामिक रजीम है उसको उड़ा डालो। तो वो जाहिर है सब ये चाहते हैं कि इनको जो है वो उड़ाया जाए। और ये कह रहे हैं ये जब तक ज़बरदस्ती नोबल नोबल प्राइज नहीं लेगा तब तक ऐसे ही करेगा। वो एक है, कहा जा सकता है। एक मैसेज को इतनी दफ़ा ना जो है ना वो टाइप किया करें प्लीज़। लव यू टू डेस्मंड जी। तो अब हमें बात ये समझनी है कि ये जो लड़ाई हो रही है, ये जो लड़ाई हो रही है, कोई अब कह रहा है जी ये ईरान और कतर भी पड़ गए हैं, लड़ाई उनकी भी शुरू हो जाएगी, अमेरिका और ईरान की लड़ाई शुरू होगी। ओ भाई, जंग तो बहुत सारे मुल्क इसमें शामिल हो सकते हैं और होंगे। मेरी असेसमेंट है उसके मुताबिक ये जंग रुकने वाली नहीं है। सीज फायर कोई नहीं होने वाली। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सारी जंग जो है सप्लाई चेन्स के ऊपर कब्जे की जंग है। ये सारी जंग जो है अपने ट्रेड रूट्स को सुरक्षित करने के लिए ये जंग हो रही है। और ग्लोबलाइजेशन का जो पीरियड आया था लेट 70s 80 और फिर 90s में, जो वो पीक पे गया था ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल और फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर था, उसमें बहुत सारे रीजनल कंट्रीज जो हैं जैसे ईरान वगैरह, बहरीन, ये सऊदी अरेबिया,
ये इकोनॉमिकली बहुत ताकतवर हुए और इन्होंने फिर अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, यानी अपना दायरा, अपना हल्का जो होता है इन्फ्लुएंस का, उसको बढ़ाने के लिए जो है हाथ पैर मारने शुरू किए। और ये थैंक यू मुसाफिर जी, आपको भी सलाम। तो ये जो दायरा फैलाना है, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि जो सप्लाई चेनें हैं, क्योंकि कोई चीज़ एक मुल्क में तो मैन्युफैक्चर नहीं होती, तो एक तो रॉ मटेरियल को ग्राउंड ज़ीरो तक लाना और फिर उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको आलमी मंडी में पहुंचाना। और आज आलमी मंडी कोई एक दुकान नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही जगह पे चली जाएं और वहाँ शेल्फें लगी हुई हैं और आप स्टोर में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आलमी मंडी मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, ये सब आलमी मंडी हैं, उसका हिस्सा है। लिहाजा ये गारंटी करना कि मेरा जो माल मैंने बनाया है, जो रॉ मटेरियल मैंने इकट्ठा किया है लूट मार करके या जैसे भी, या खरीद के, उस रॉ मटेरियल से जो मैंने प्रोडक्ट बनाई है, इस प्रोडक्ट को अब मैंने मुख्तलिफ मंडियों में कैसे पहुंचाना है। क्या है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेसिकली ये यही है कि चाइना ने जो दुनिया का रॉ मटेरियल और अपने अंदर से जो खुदाइयाँ करके और बना के जो रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट्स बनाई हैं, उनको यूरोप तक कैसे पहुँचाया जाए, उनको अमेरिका की मंडी तक कैसे पहुँचाया जाए, उनको अफ्रीका की मंडी तक कैसे पहुँचाया जाए। बात को समझने की कोशिश करें। ये जो है, थैंक यू शोभन बाबू जी, ये समझ लिया आपने तो पूरी गेम हमें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? अब इसी तरह से ईरान अपना कॉरिडोर बना रहा है, वो कैस्पियन सी के साथ जो कंट्रीज हैं उनको मिला के उसका नाम उन्होंने रखा ग्रीन कॉरिडोर। तुर्की अपना साला बनाने के चक्कर में है, इराक के जरिए कॉरिडोर, ताकि वो अपना माल जो है दुनिया तक पहुंचा सके। इसी तरह से इंडिया जो है, यानी हमारा देश जो है, हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान है, मेक इन इंडिया, जो हमारा लोगो है, जो हमारा नारा है, जो हमारा स्लोगन है, मेक इन इंडिया। भाई मेक इन इंडिया तो बना लिया, अब ये मेक इन इंडिया जो मेड इन इंडिया है, वो मेड इन इंडिया को दुनिया में कैसे पहुंचाया जाए? बात समझ रहे हैं ना मेरी? बना तो हमने लिया, मोबाइल फोन हम इंपोर्ट करते थे, हम इंपोर्ट करते थे। मोदी जी के आने के बाद हमने फिर इनको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया और इस वक्त हम दुनिया की तकरीबन सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है मोबाइल फोनों का। तो बना के घर में थोड़े ना रख रहे हैं, बना के बेचने हैं। तो अब ये बात तो आपको आगे समझ में। यहां से अब हम चलते हैं इस बात की तरफ कि हम अपना माल कैसे यूरोप की मंडी तक पहुंचाएं, हम अपना माल मेडिटेरेनियन वाली कंट्रीज तक कैसे पहुंचाएं, हम अपना माल सेंट्रल एशिया तक कैसे पहुंचाएं, हम अपना माल अफ्रीका तक कैसे पहुंचाएं। सारी गेम ये है और कोई लड़ाई नहीं है। तो इसके लिए हमारा जो भारत का जो सिस्टम है, वो बड़ा सिंपल है, और वो ये है कि हम जंग नहीं करते, हम ट्रेड करते हैं, बातचीत करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। और इसी हवाले से ये हिंदुस्तान की सरकार की कोशिशें हैं, उनकी कोशिशें हैं कि सऊदी अरेबिया और जो ये है इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनने जा रहे थे। बेशक उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले रहा है कि मैंने इब्राहिम अकॉर्ड करके इतने सारे मुस्लिम देशों के साथ इजराइल का संबंध करा दिया है, दोस्ती करा दिया, अमन करा दिया, डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस करा दिए। बेशक वो क्रेडिट ले, लेकिन जहां तक आती है बात सऊदी अरेबिया की, उस मसले में हिंदुस्तान की सरकार का बड़ा हाथ है, उनको मनाने में, उनको समझाने में, ये सारा कुछ करने में। अब हुआ क्या?
हुआ ये कि आ गई G20। G20 उस वक्त आई जब G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो प्रेसिडेंसी थी हिंदुस्तान के हाथ में। तो जाहिर है हमने फिर वो उसका फायदा उठाया। हम कश्मीर में तो चलो एक हमने किया सेशन, लेकिन जो दिल्ली में सेशन हुआ उसमें बैकडोर डिप्लोमेसी से ये बात फाइनलाइज हो गई कि एक नया कॉरिडोर बनेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसमें सऊदी अरेबिया, इजराइल और भारत, ये तीनों देश इस बात पर एग्री कर गए कि अब ये बनेगा कॉरिडोर। गुजरात और एक और पोर्ट है इंडिया की, वहां से ये सामान सारा जाएगा सऊदी अरेबिया की जो पोर्ट्स पे, और वहां से डेजर्ट में से फिर रास्ता निकाला जाएगा, ट्रेन का भी और रोड भी बनेगी, और वहां से ये जाएगा जॉर्डन से होता हुआ हाइफा जाएगा, और वहां से फिर मेडिटेरेनियन है, और फिर पूरी दुनिया जो है वहां तक ये जाएगा। जी जी जारी है, जंग जंग रुकने वाली नहीं है, आप इस खुशफहमी या गलतफहमी में मत रहे। अब जब ये तय हो गया सितंबर 2023 में एक्सक्यूज मी, सितंबर 2023 में दिल्ली में मामला तय पा गए। सऊदी अरेबिया ने वापस जाना है और जाके सिर्फ साइन करने हैं, और इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बहा खुल जाएंगे पहली दफा। और उनके डिप्लोमेट्स का जो दफ्तर है, यानी एम्बेसी या काउंसलेट या जो भी है, वो रियाद में खुलेगा, और तल अवीव में जो है वो सऊदी अरेबिया का खुल जाएगा। यानी इजराइल की एम्बेसी खुलेगी रियाद में, और सऊदी अरेबिया की एम्बेसी खुलेगी तल अवीव में। और ये फिर मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम शुरू हो जाएगा। ये सिचुएशन थी सितंबर 2023 में। अब मुझे यह बताएं कि सितंबर 2023 से पहले कोई लड़ाई थी कि कहीं? कोई लड़ाई नहीं थी, ना ईरान की, ना गाजा और इजराइल की, ना लिबनान और इजराइल की, कोई जंग नहीं थी। यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, लेकिन इधर तो कोई युद्ध नहीं था। तो फिर क्या हुआ? सितंबर 2023 के बाद क्या हुआ? थैंक यू जी, लव यू टू महबूब भाई। हुआ ये कि 7 अक्टूबर हो गया, यानी विद इन 2 वीक्स हमास ने इजराइल पे हमला कर दिया। 1200 से 1500 तक उनके सिविलियंस को कत्ल कर दिया। 2 से 250 के करीब उनके लोगों को किडनैप कर लिया, और किडनैप करके उनको ले गए गाजा में, होस्टेज बना लिया। और फिर इजराइल ने जो है रिटेलिएट किया अपने होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए। लेकिन होस्टेजेस को छुड़ाने के साथ साथ एक और काम भी नेतन्याहू जी ने किया, और वो ये किया कि उन्होंने कहा कि यार इस हमास को खत्म करो, साले को, इसको बिल्कुल मेट कर दो, क्योंकि अगर हमास को हम खत्म नहीं करते तो ये मुसलसल बराबर जो है वो हमें तंग करेगा। एनडी खान साहब, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपकी वीडियो नहीं नजर आ रही, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और वीडियो कर लें तो आपको हम जोड़ लेंगे। यहां से गेम शुरू होती है कि इजराइल अटैक करता है गाजा पे, और नेतन्याहू जो है वो हमास पर चढ़ दौड़ते हैं। अब जब वो चढ़ दौड़ते हैं तो फिर वो युद्ध यहां पे एक शुरू हो जाता है। याद रखिए इस बात को कि जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था, हमास ने जो किया था, मेरा यह मानना है, किसी और का हो ना हो, मेरा यह मानना है कि यह हमला चाइना ने ईरान से कह के, ईरान की प्रॉक्सी हमास को इस्तेमाल करके इजराइल पर करवाया था, ताकि उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसको सी पैक कहते हैं पाकिस्तान में, वो सुरक्षित रहे, उसके मुकाबले पे एक और ना खड़ा हो जाए ट्रेड रूट। ये पानी देना था, पानी देना। समझ आई मेरी बात की? गला भी मेरा सही तरह से ठीक नहीं हुआ, जोश वैसा ही है लेकिन गला नहीं सही। अब जनाब जब ये वाकया हो गया
ठीक है ना। चीन ने ईरान को क्या किया, ईरान ने हमास के जरिए ये करा, ये मेरी थ्योरी है, ये गलत भी हो सकती है लेकिन ये मेरी थ्योरी है। तो इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि ईरान जो है उसने पूरा भरपूर जोर लगाया, क्योंकि चाइना ने ईरान को ये कहा होगा कि हमें तुम्हारे कॉरिडोर से कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि चाइना ईरान का जो ग्रीन कॉरिडोर है उसको भी यूज करता या करेगा, या अपना माल बेचने के लिए, क्योंकि ईरान इस गेम में एक छोटा प्लेयर है और उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। रूस की, चाइना की प्रोटेक्शन की जरूरत है। मैंने बहुत पहले अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये छोटे छोटे बदमाश पैदा किए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, रीजनल बदमाश पैदा किए हैं, लेकिन ये इतने ताकतवर नहीं है कि ये बड़ी गेम में आ सकें। लिहाजा ये जो बड़े बदमाश है ना, बड़े बदमाश, ये उनके साथ जुड़ते हैं, ये उनकी छत्र छाया के नीचे आते हैं कि सर जी इतना हमसे ले लो, हमें भी साथ, हमारी भी रक्षा करो, हमें हमारी सूरत जो है ना सेफ्टी का भी आप ध्यान रखो। ये जो सूरत हाल है, इसमें जाहिर है जैसे पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ अलाइन है और चाइना के साथ भी अलाइन है, इसी तरह से मुख्तलिफ मुल्क जो है आप देख लें उठा के, वो आज किसी न किसी बड़े बदमाश के साथ जुड़े हुए हैं। समझ रहे मेरी बात। इस पूरी खेल में, इस पूरी खेल में आप ये जहन में रखें कि ये सारी गेम जो आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी ईरान को तबाह कर रहा है, तो वो तबाह ईरान को नहीं कर रहा, वो चाइना की प्रॉक्सी को मार रहा है। ठीक हो गया। ऊपर बड़े बदमाश बैठे हैं G7 में, ठीक है, वो दुनिया के ट्रेड रूट्स पर अपना कंट्रोल करने के लिए अपने नीचे वाले रीजनल मुल्कों के थ्रू काम कर रहे हैं। भाई इस चीज को समझो, ये कोई जज्बात वाली जंग नहीं है कि मुसलमान है जी तो यहूदियों को मार दिया, तो सहूनियों को मार दिया। ये एक अनपढ़, सियासी अनपढ़ लोगों के लिए तो ये एक नैरेटिव बन सकता है, लेकिन अगर आप वाकई में चीजों को समझना चाहते हैं तो फिर जो है आपको इसके बाहर निकल के, जैसे समझ नहीं आती ना, तो फिर इंसान दरख्त पे चढ़ के दूरबीन से दूर देखता है, फिर उसको समझ आता है कि अच्छा मैं तो एक प्लेटू पे हूँ या रेगिस्तान में हूँ या एक माउंटेन पे हूँ। तो ऐसे ही हमें इससे बाहर निकल के अनबायस होके, किसी की तरफदारी किए बगैर बाहर निकल के एक साइंसदान की तरह इस बीमारी का खोज लगाना है और फिर इसका इलाज तजवीज भी तो करना है। तो ये जब तक कैपिटलिज्म है, जब तक सरमायादारी निज़ाम है, जब तक ये मंडियों का मसला है कि मैंने अपना माल मंडी में बेचना है, मेरा माल तुम्हारे माल से पहले जाए, मेरा माल तुम्हारे माल से सस्ता हो, ये सारी चीजें जब तक हैं, जंग जारी, जंग खत्म नहीं होगी। सूडान ले लो, कश्मीर अपना ले लो, यूक्रेन ले लो, बहुत कम लोग जानते हैं लैटिन अमेरिका के बारे में, लेकिन वहां की जो जंगें हैं वो ले लो। ये सब दो चीजों के लिए होती हैं और हो रही हैं अभी तक। नंबर एक, रॉ मटेरियल, खाम माल। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप, इसको जेलेंस्की को क्या कह रहा है कि अमन करो और जितने तुम्हारे रेयर मिनरल अर्थ मिनरल्स हैं उनकी एक्सकेवेशन का, खुदाई का जो है इंचार्ज मैं हूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीरों में वो यही तो बात कर, रोना रोता है। वो कहता है यूरोप ने जो यूक्रेन को पैसा दिया वो कर्जा, और हमने जो पैसा दिया वो ग्रांट। ऐसे तो नहीं चलेगा, हमने तो बहुत पैसा दिया है, तो पैसे का रिटर्न कैसे होगा। तो वो कहता है मैंने ये रेयर अर्थ मिनरल लेनी है। अफगानिस्तान के अंदर जो चाइना घुसा हुआ है और या अफ्रीका में घुसा हुआ है, वो भी रॉ मटेरियल के चक्कर में है। रेयर अर्थ मिनरल, चाहे वो कॉपर की शक्ल में हो, लिथियम की शक्ल में हो, ग्रेफाइट की शक्ल में हो, या डायमंड या गोल्ड की शक्ल में हो,
इतनी बात समझना तो कोई मुश्किल नहीं है। अब जब वो रेयर अर्थ मिनरल्स और रॉ मटेरियल को कब्जे में लेने के लिए फिर जंग होती है, यूक्रेन की सारी जंग जो है उसका ताल्लुक रेयर अर्थ मिनरल से है कि नहीं है? इसी तरह कश्मीर जो है अपना, इसकी जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वो क्या लड़ाई है? वो लड़ाई पानी की लड़ाई है। वो लड़ाई सेंट्रल एशिया तक रास्ते की लड़ाई है। तो इसी तरह से ये जो ईरान और इजराइल की लड़ाई है, ये खाम माल के बाद की जो होती है, जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, ये वो लड़ाई है कि मंडी तक कैसे पहुंचा जाए और तेजी से पहुंचा जाए और कम खर्चे से पहुंचा जाए। इसीलिए तो समुद्री रास्ते जो इतने महंगे पड़ते हैं, इतने दिन लग जाते हैं उसको चक्कर काट के मंडी तक पहुंचने में, इसीलिए तो ये ट्रेनें बिछा रहे हैं चाइना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसीलिए तो हिंदुस्तान और इजराइल और सऊदी अरेबिया ट्रेन, ये मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बिछा रहे हैं कि भाई हमारा माल तुम्हारे माल से पहले पहुंचेगा और हम मेक इन इंडिया करेंगे। ठीक हो गया। तो अब ये मैं आपसे पूछता हूं, जब तक किसी एक की फतह नहीं होती, फतह क्या है कि या इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर चलेगा इजराइल के अंडर, और या फिर ईरान का ग्रीन कॉरिडोर चलेगा रूस की हेल्प से और चाइना की हेल्प से। तो मुझे ये बताओ कि जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि कौन सा कॉरिडोर बनेगा, ये जंग खत्म हो सकती है? ऐसे देखो चीजों को, फिर आपको समझ में आएगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको हम ईरान के साथ हैं, नहीं वो इजराइल ने बड़ी ज्यादती कर दी, वो ईरान ने तो कतर पे हमला कर दिया। भाई ये लड़ाई ये नहीं है, कोई किसी की अना की लड़ाई नहीं है, ये इस्लाम और कुफर की लड़ाई नहीं है, ये दो चीजों की लड़ाई है। रॉ मटेरियल के इलाकों पे कब्जा और उस तक रसाई, उस तक पहुंचना, और फिर जो प्रोडक्ट बनाई है उसको वापस मंडियों में पहुंचाना, ये सारी लड़ाई। और ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। एंडी खान साहब, आप जुड़े हुए हमारे साथ? जी डॉक्टर हेलो। साहब, सुन रहा तो हूँ मैं आपकी आपको। वीडियो नहीं नजर आ रही थी, तो इसलिए मैंने कहा शायद आप नहीं है। आपने फिर बात मैंने सारी मेरी सुन ली है, तो क्या कहना चाहते हैं आप, बताएं। डॉक्टर साहब, यू आर एंडी हंड्रेड खान साहब परसेंट अमेरिका से करेक्ट। जुड़े हैं हमारे साथ जी। 100% करेक्ट। इट्स ऑल अबाउट थैंक यू सर। नेचुरल रिसोर्सेज, कंट्रोल ओके। ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंट्रोल ऑफ ट्रेड अराउंड द वर्ल्ड, कंट्रोल ओवर द मनी। दुनिया में सिर्फ 3 बड़ी ताकतें हैं। मैं अब 2 सुपर पावर्स को सुपर पावर कंसिडर नहीं करता। बर्तानिया और फ्रांस किसी गिनती में नहीं आते। अच्छा, ये कता सारी कलामी लड़ाइयां माफ, इन 3 कता के बीच कता में। कता कलामी माफ, मैं दोस्तों को बता दूं जो हमें देख रहे हैं, एंडी खान साहब किसी वजह से उनका वीडियो शायद नहीं चल रहा। एंडी खान साहब ने जितनी प्रिडिक्शंस की थी, चूंकि वो रियलिटी पे बेस्ड थी, वो सारी हकीकत साबित हुई। आज अमेरिका और दुनिया मान रही है कि जो उन्होंने बस्टर बॉम्ब फेंके थे ईरान पे, वो किसी काम नहीं कर सके। और एंडी खान साहब ने उससे पहले ही ये कह दिया था कि इस बात की क्या गारंटी है कि ये पहाड़ों के ऊपर से बाउंस नहीं होंगे और ये सही तरह से मतलब अटैक करेंगे। बहुत सारी बातें इनकी सही थी जी। सॉरी, जारी रखिए, मैं सिर्फ ये थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहता था इस पे। जारी रखिए भाई। डॉक्टर साहब, मुझ पे तो उस दिन हमारे जो है वो साथ ये भी जुड़ गए हैं समरतूर साहब जी मुझ जी। पे तो उस दिन जो है वो कमेंट्स में ईरानी एजेंट होने का इल्जाम भी लग गया था। तो मैं क्या कहूँ। हाँ, रात भी मुझे फोन आया था आपके दोस्त का। वो कह रहे थे यार ये तो इसमें के अंदर ईरान जाग गया है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा, जारी रखिए। नहीं, देखें, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। जी सर। ये आई मीन, जोक्स असाइड, हम अपने जज्बात में आके एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तो लगाते हैं। फैक्ट अपनी जगह रहते हैं। दे नेवर चेंज एंड दे डिडंट चेंज। फैक्ट है कि मैंने आपको उसकी एक स्क्रीनशॉट रात को भी भेजा था। अमेरिका के बिल्कुल। अंदर अखबार कह रहा है कि जी यूएस ऑफिशियल्स कंसीडर्ड।
and they cannot assess the Yes. damage. तो ये रियलिटी है। अब इसको आराम से निकल लें कड़वा घूंट समझ के, या इसके ऊपर मतलब एक दूसरे से आप लड़ लड़ा के कता ताल्लुक करके बैठ जाएं और फिर उसके बाद फैक्ट वहीं के वहीं रहें, तो उससे क्या फर्क सही पड़ता है बात डॉक्टर है। साहब? इट हाँ, डजंट नहीं मेक अ फर्क डिफरेंस, हाँ, नहीं। because as I always say, nobody knows the war better than a warrior. वाह, जिस बंदे ने 2 जिंदगी में कभी वॉरियर बैठे हथियार हैं। उठाया ही नहीं, उसे पता क्या होगा कि रिकॉइल क्या होता है। भाई 2 वॉरियर हमारे सामने बैठे हैं, बहुत बड़े महत्वपूर्ण वॉरियर। लेकिन आपकी दर्शकों को मैं ये बात बता दूं कि एंडी खान साहब जो है ना, इसको हल्के में मत ले। एंडी खान साहब के तज्जिए जो है वो इंतहाई रियलिस्टिक हैं। मैं ये कह सकता हूँ, चाहे वो ईरान डॉक्टर की साहब, साइड अब ले या अमेरिका की ले। हाँ जी, सीज जी फायर जी। का एक एग्रीमेंट जो है वो ऑफिशियली या अनऑफिशियली इट्स इन प्लेस नाउ, यस। एज फार एज वी नो। एक सीज फायर कहीं ना कहीं हो चुका है। ईरान में भी फतह का जश्न मनाया जा रहा है, इसराइल में भी विक्ट्री परेड हो रही है, दोनों तरफ ये काम शुरू हो गया है। अभी अभी मैं टेलीग्राम से हटा हूँ, आई जस्ट सीन इट। ओके। और जो मेरा सबसे बड़ा खदशा था, जो मैंने बिल्कुल आखिर में उस प्रोग्राम के, जहां से ये शुरू हो रहा है, जहां से हमने इसको शुरू किया था, जो आखिर में आके मैंने एक बात कही थी ना कि अगर ये किसी सीज फायर की तरफ चला गया तो बम बनेगा। बम नाउ वी आर स्टैंडिंग, नाउ वी आर फेसिंग दैट फियर। एग्जैक्टली, क्या वहां चले बम गए? तो बनेगा। अब ईरान एटॉमिक पावर डिक्लेयर करेगा और अब वो बम बनाएंगे, क्योंकि वहां भी एक सेंटिमेंट जो है वो मास पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया गया ईरान में कि जी आयतुल्लाह ने जो फतवा दिया था वो एक गलती थी। ये हो गया है, उनकी पार्लियामेंट में ये चीज डिस्कस हुई है कि आयतुल्लाह का जो फतवा था वो एक गलती थी। अब इंतजार कीजिए आप, कि भाई ये क्योंकि इंसानियत दुश्मन बम है, हम नहीं बनाएंगे। जी 350 लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अच्छा, हाँ, वो फतवा रिजेक्ट हो गया अब जी। जी वो फतवा रिजेक्ट हो गया ईरान की पार्लियामेंट से रिसेंटली। तो अब बम बनेगा और अब अगली जंग का इंतजार कीजिए, क्योंकि अब ये बम बनने के बाद शुरू होगी। ठीक अब होगा, जब मैं तक जल्दी से ईरान जरा न्यूक्लियर बम समरतूर नहीं साहब बना को ले लेगा, लूं। जब तक अगली जंग शुरू नहीं होगी, तो उसका इंतजार कीजिए कि जिसमें आज तो बिल्कुल ठीक। 636 कुछ लोग हैं ना, 650 के करीब लोग हैं। अब 6 मिलियन की गिनती। ओ माय गॉड। समरतूर साहब को लेते हैं। नमस्ते, जय हिंद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। सत श्री अकाल तूर सर। जी की गल है? सत श्री अकाल। तबीयत ठीक है ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ। ਸੌਣ थके नहीं हुआ हूँ देती सर। ਤੁਹਾਨੂੰ दुनिया। हाँ, सोने नहीं देती तो दुनिया। हाँ, दुनिया आपको सोने नहीं देती। 416 लोग लाइव देख रहे हैं, 430 हो गए। समरतू साहब, आपने सारी बात सुनी है, आपका टेक क्या है इस पे प्लीज? और बाकी दोस्त जो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। सुपर चैट, सुपर थैंक्स है। अप टू यू। थैंक यू। अभी सर मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, बहुत ही क्रिटिकल है एंड थरो एनालिसिस के बाद है। अरे पहली चीज तो अच्छा, हाँ, आपके आज कनेक्शन में कुछ आ रहा है मसला? मेरा मेरा ठीक है सर, -9 आई थिंक। अब ठीक है सर? अच्छा, ठीक है, ओके ओके, ठीक जी। हाँ तो जी, ठीक है। सर सिचुएशन ये है अभी कि लॉसेस दोनों साइड बहुत ज्यादा हुए हैं, इजराइल और ईरान। एक चीज खुल के आगे आई है कि ईरान की टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो सुपीरियर एंड रिलायबल। इट इज नॉट टाइम पास। इनका कोई भी मिसाइल डड नहीं था, कोई भी मिसाइल गिर के। तो एक चीज की तो ये कंफर्मेशन आ चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, जो ईरान की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुआ है कि आईएईए को बाहर निकाल दिया जाए, तो किक आउट आईएईए,
it has come as a setback for the West. क्यों? अब there will be no monitoring body inside Iran to tell them, dictate them और monitor them कि क्या करना है और क्या नहीं करना है related to the nuclear material. ठीक है. Secondly, there is heavy presence of Russians, जिसकी वजह से there is also presence of Ukrainian intelligence agents in Iran, जो अरेस्ट भी हुए हैं कुछ दिन पहले, जो यूएस को इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे रिगार्डिंग द लॉन्चर्स, और उसे एक लॉन्चर को एम्बुश भी करने के चक्कर में थे. ये पकड़े गए हैं और दे हैव बीन अरेस्टेड. ठीक है, तो आप देखिए ईस्ट वर्सेस वेस्ट ही हो रहा है. जहां तक जो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे थे उसका फायदा उठा के मोसाद ने जितनी अपनी नेटवर्किंग को स्प्रेड किया, मुझे नहीं लगता कि और कभी भी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को इतना बड़ा एडवांटेज मिला होगा. और इसका फायदा उठाते हुए काफी ईरानियन लोकल्स की मदद के साथ इंफॉर्मेशन लीक की गई है, राइट फ्रॉम द टॉप लेवल टू द साइंटिस्ट टू द ये ईरानियन रिपब्लिक गार्ड कोर से लेके डाउन द जूनियर लेवल, हर जगह से इंफॉर्मेशन मोसाद को पहुंची है, जिसकी वजह से आज एज वी स्पीक 60 to 65% of the top leadership has been wiped out. मारे जा चुके हैं. अब जो उनके सक्सेसर हैं वो यंग है, हॉट हेडेड है एंड डिटरमिन्ड है, क्योंकि 47 ईयर्स से खोमेनी राज में है एंड ही विल डू एवरीथिंग इन हिज पावर टू कीप द सोसाइटी इंटैक्ट. और जिस तरीके से हमले हुए हैं तेहरान पे, मुझे लगता है इसने सिर्फ ईरान की आवाम को यूनिफाई किया है. क्योंकि देखें, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पढ़ी लिखी जो परसेंटेज है बहुत कम है, ना के बराबर है. 95% ईरान रिजाइड्स इन विलेजेस, और वहां पे आयतुल्ला खोमेनी से लेके आज तक के जितने भी लीडर हैं ईरान के, वो उनको वर्शिप किया जाता है. उनका फतवा जारी किया हुआ इस गॉस्पल. और जैसे एंडी सर बोल रहे थे कि जो फतवा है उसे रद्द कर दिया गया है कि वो बॉम्ब नहीं बनाएंगे. तो देखिए ये कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं एंड इंडिया भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी किसी रेडिकलाइज्ड माइंडसेट वाले नेशन के पास जाए. एंड ये एक रीजन टू वरी है. क्यों? क्योंकि देखें मकसद क्या आ रहा है इतने सालों से ईरान का, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल. एक तो ये, तो जो जिसकी बुनियाद ही इस स्लोगन पे बेस्ड है, वो रातों रात कैसे दोस्त बन जाएगा, कैसे आपकी बात मान लेगा, कैसे सीज फायर एक्सेप्ट कर लेगा. अब बिल्कुल बिल्कुल प्रेजेंट सिनेरियो जो है, अब आप देखेंगे अरब लीग के जितने भी मुल्क हैं, कतर, सऊदी, कुवैत, बहरीन, यूएई, ये जितने भी मुल्क हैं, या तो ये इकट्ठे होके इन्होंने कल कंडेम किया है ईरान को. तो 2 हफ्ते का टाइम मांगा है ट्रंप ने. तो हो सकता है एक ऑप्शन की अरब लीग ऑफ नेशंस की फौजें, कोएलिशन ईरान पे हमला करें विद यूएस एक्सटर्नल सपोर्ट बाय एयर. नंबर 1, बाय एयर हमला करें या बाय लैंड करें? अमेरिका सिर्फ बाय एयर सपोर्ट देगा. अमेरिका सिर्फ बाय एयर सपोर्ट देगा. और अपना इस्लामिक कंट्रीज जो है, अगर ये मिलकर हमला ये करते हैं तो ये क्या बाय लैंड, मोडस ऑपरेंडी ये लैंड, ये बाय लैंड करेंगे. तो ये फिर ज्यादा इराक से ज्यादा के जरिए हमला करेंगे. इराक से तो नहीं, पर ये बाय सी ये लैंड करेंगे ईरान के शोर्स पे, जो हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज.
वही एक इलाका है जहां से ये आ सकते हैं। ऊपर से देखें, यूएस के दो बहुत बड़ी नेवल फ्लीट है, यूएसएस निमिट्स एंड यूएसएस जेराल्ड। देखिए, जब इन्हें मोबिलाइज किया जाता है ना, तो करोड़ों रुपए लगते हैं। ये एक ऐसा फैसला होता है कि ये कैजुअल डिसीजन नहीं है कि चलो अगर मगर की कार्रवाई, अगर हुआ तो ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये बहुत ही क्रिटिकल और लेटेस्ट मशीनरी है, और इसको मोबिलाइज करना बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो एक तो ये हो गया सर। अब बाकी ऑप्शंस क्या हैं? अरब लीग ऑफ नेशंस की ऑप्शन हमने टिक कर दी। अब बची असैसिनेशन ऑफ खोमेनी, सैयद अली खोमेनी को या तो ये असैसिनेट ही करेंगे, जो नेतन्याहू पीछे पड़ा हुआ है कि द डे खोमेनी इज किल्ड, कहते पूरा मुद्दा खत्म, लड़ाई खत्म, जंग खत्म। पर जो लाखों लोगों को रेडिकलाइज किया है, उनका क्या होगा? तो इट इज नॉट अ ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है इसका। चाहे आप खोमेनी को मार दो, चाहे आप अरब लीग ऑफ नेशंस को इसके बीच में भिड़ा दो, ठीक है। और तीसरा, खोमेनी को पॉलिटिकल असाइलम दिया जाए फ्रॉम रशिया, जैसे बशर अल असाद को दिया है, वैसे ही आप पॉलिटिकल असाइलम खोमेनी को दे दो, और ईरान में शाह का बेटा पहलवी आके कंट्रोल करेगा। वो भी मुझे अनलाइकली लग रहा है, क्योंकि देखें अभी तक हाँ, वो अनलाइकली अनलाइकली है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो जहां तक ईरान की अवाम का सवाल है, जो भी लीडर इलेक्ट होंगे, अगर वो डेमोक्रेटिक माइंडसेट के साथ और दोस्ताना माइंडसेट के साथ अगर अग्री करेंगे, तो ही हालात बहाल होने वाले हैं। वरना इसका अगर युद्ध की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, फ्रॉम वॉर पॉइंट ऑफ व्यू, देयर विल बी टोटल एंड प्योर डिस्ट्रक्शन इफ यू वांट अ रिजल्ट विच विल बी इन प्योर फेवर ऑफ द वेस्ट। वो मुझे लग नहीं रहा कि होगा आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज पे जो ईरान बैठा है, उस पे पूरी दुनिया का कुछ कुछ हिस्सा बनता है। the world cannot be deprived of the oil and gas reserves for the motive of the West. तो इस जंग को लेके मिक्स्ड रिएक्शन होंगे। जहां तक प्रैक्टिकलिटी की बात है, आप देखिए सैंक्शंस और भी ज्यादा स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट अगर आए, तो मुझे लगता है कि चाइना वीटो करेगा, रशिया वीटो करेगा। तो दो दो मुल्क हैं अब जो ईरान की फेवर में है, और मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड ओवर कोई ईरान के खिलाफ ज्यादा अग्रेसिव रहने वाला है यूएन में भी। समर इसमें एक क्यों जी चीज आप मिस कर गए, समर तूर साहब एक चीज इसमें मिस कर गए। रीसेंट डेवलपमेंट है जिसने इस रीजन के डायनामिक्स को बहुत चेंज करना है अभी। And that is actually, that is imminent. It's going to happen. पाकिस्तान मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने 2 अड्डे जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। 40 अरब की डील हुई है सर, 2 अड्डे उनके हवाले किए गए, प्लस उसके बाद इसके ऊपर अभी पूरा एक प्रोग्राम मैंने करना है। मैंने तो एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लिए भाई। चाइना को खुजली होगी। मैंने तो एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लिया ना कि आपने इन्वॉल्व कैसे होना है इसके अंदर। वो एप्लीकेशन फॉर्म मुझ तक पहुंच गया है, तो वो इसके ऊपर पूरा एक व्लॉग मैं करूंगा, और मुश्किल से 15-20 मिनट का व्लॉग होगा, मगर बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा। तो अमेरिका इस रीजन में आ रहा है, और अमेरिका बलूचिस्तान में आके बैठने वाला है। माइनिंग, ये एंडी सर हमने देखिए माइनिंग शाइनिंग तो बहाना है, बहुत पहले डिस्कस किया था। माइनिंग शाइनिंग तो एक बहाना है। तो फिर क्या रीजन हो सकता है वहां पे? मकसद तो अमेरिकन फौज को बैठाना है।
पर फिर चाइना को तो इशू है ही है। और अगर जैकबाबाद का एयरबेस उन्हें दिया जाता है, जो कि उन्हें प्रॉमिस किया गया है, तो फिर तो ईरान का बॉर्डर बहुत करीब है। बिल्कुल। तो जंग में पॉज आया है, जंग अभी खत्म नहीं हुई। मैं एग्री करता हूँ उससे। आज मैंने उधर इंडिया डेली टीवी पे भी यही कहा, मैंने कहा ये जंग रुकने वाली नहीं है, और ये सिर्फ एक वक्फा है, थोड़ा सांस ले लें, हाँ, थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक है, ट्रूप्स जो है वो थोड़ा उसे एंजॉय करें। कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल उसे एंजॉय करें। चाय की पत्ती के इश्तेहार देखें और कमर्शियल उसके बाद ये ब्रेक दोबारा है। शुरू होगी। देखिए, कुछ बिल्कुल बोइंग एयरक्राफ्ट्स हैव बीन स्पॉटेड अराउंड द ग्लोब ऑफ इजरायली ओरिजिन, यूरोप में खासकर, जहां पे कि जबरदस्त तरीके से उसमें एमुनिशन लोड करके इजराइल पहुंचाया जा रहा है एज वी स्पीक। तो आप समझ लें और सोच लें कि ये जंग डेफिनेटली रुकने नहीं वाली है। नहीं। इसलिए अपने घरों में 200 लीटर के ड्रम ले लें, और जौन सा भी पेट्रोल या डीजल है वो भर के रख ले, बर के रख लें। क्योंकि अभी महंगा होने वाला सही सौदा। बात। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल इसके ऐसा अंदर ही एक है, ऐसा चीज ही है, और ऐसा ही है कि अगर तो पाकिस्तान में एंट्री होती है अमेरिका की दोबारा, देयर विल बी अ रिएक्शन फ्रॉम चाइना। दैट इज ऑब्वियस, या बिल्कुल। ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है सर, या फिर वो नहीं, इंडिया के साथ कोजी हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं, नो। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि चाइना ने धमकी लगा दिया पाकिस्तान को। अब एक जुमला मैं कहने जा रहा हूँ और ये कह के मैं गुजर जाऊंगा, जो समझ गया वो समझ गया, जो ना मैं हट समझा जाऊं रास्ते से, मैं वो रास्ते से उसकी हट जाऊं किस्मत। ऐसे। पाकिस्तान इज द नेक्स्ट जुमला यूक्रेन। है, इनके जुमले भी तो बैलिस्टिक मिसाइल वाले होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान इज द नेक्स्ट इजी। यूक्रेन। Oh my God, that is a very big statement you have made on my channel. Pakistan is the next Ukraine. Oof. नहीं, पर लड़ेगा कौन? पाकिस्तान में लड़ेगा कौन? फाइटिंग फोर्सेस भी तो होनी चाहिए। इंडिया इज नॉट गोइंग टू स्टेप इन। इंडिया विल नॉट गेट इनटू इट। और जहां तक मैं सर, समझता हूं, एंडी सर, यूक्रेन में कौन लड़ रहा है? अफगानिस्तान को भिड़ाया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं नहीं नहीं, यूक्रेन में कौन लड़ रहा है? रशिया डायरेक्ट रशिया। लड़ रहा है ना। और दूसरी जो कंट्री लड़ रही है उसके पीछे बहुत सारे मुल्क खड़े हुए हैं। नाउ इट विल यस। बी द रोल रिवर्सर इन पाकिस्तान। जस्ट वॉच। तो देखें, डाउन हिल का सफर शुरू हो चुका है, जो मैं प्रिडिक्ट कर चुका हूं कि वो 250 साल पूरे हो चुके हैं। नाउ इट विल बी अ रोल रिवर्सर। इंडिया का कहां मैं तक इसकी रोल डिटेल होगा सर? में फिलहाल जाना नहीं चाहता। इट्स अ थ्योरी इन वर्किंग, बट टाइम विल प्रूव दैट दिस थ्योरी इज करेक्ट। पाकिस्तान इज द नेक्स्ट ठीक है, यूक्रेन। पाकिस्तान में कौन लड़ेगा? यूक्रेन में तो हम समझ गए ना कि कौन लड़ रहा है किसके साथ। यहाँ कौन बस लड़ेगा? डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना कि इट विल बी अ रोल रिवर्सर। मैंने आपको कहा था ना, इशारतन बात करके गुजर जाऊंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। सही बात है। इसको प्राइवेटली फिलहाल डिस्कस करेंगे, इसको फिलहाल मीडिया में हाँ डिस्कस नहीं हाँ, किया जा इसको सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं, ये बिल्कुल लोग इंडियन टीवी चैनल्स पे भी यही बहस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सैड एक्चुअली। इंटेलेक्चुअल डेप्थ ही नहीं है उनके एंकर्स की भी। यही कर रहे हैं कि जी ईरान ने तो साबित कर दिया कि, और अमेरिका ने तो, ट्रम्प ने ये कर दिया, और इसराइल तो ने ये देखिए, कर अगर दिया। भाई चले, मैं थोड़ी सी डिटेल आपको जो है ना वो इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल अब इसके ऊपर मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर अमेरिका जी। पाकिस्तान में एंटर हुआ तो हम्म। अफगानिस्तान से भी लोग पाकिस्तान आएंगे, ईरान से भी लोग पाकिस्तान आएंगे, और उनकी बैक के ऊपर एक दूसरी सुपर पावर खड़ी होगी जो उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करेगी। और डायरेक्ट अमेरिका लड़ रहा होगा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डायरेक्ट रशिया लड़ रहा है इस वक्त।
और पीछे बहुत सारे मुल्क खड़े हुए यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, ये कह रहे हैं इट्स गोइंग टू बी अगली, पाकिस्तान इज फॉर सेल, पाकिस्तानी पावरफुल और वाचिंग देयर इंटरेस्ट दैट हाउ टू सेटल इन द वेस्ट फॉर फ्री प्लस किकबैक्स फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस। हमारे साथ जुड़ गए सौदा हो हैं गया अपना। सर हाँ यही जी, तो वजह है जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, कि पाकिस्तान इज द मुनीर नेक्स्ट सौदा कर यूक्रेन, लिया। ये नेक्स्ट अखाड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल अखाड़ा है। ये हमारे साथ उमेश अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। प्रोग्राम के आखिरी 15 मिनट हैं हमारे पास, तो इनसे भी हम लेते हैं इनपुट। और तुसी अखां से छिटाई मारो मैं पानी से छटा मारो। मैं सर ओवरलोड हुआ हूँ इंफॉर्मेशन के मैं साथ। आई रियली एडमायर योर एडमायर यू फॉर दिस। और आप जो है वो बस बहुत जल्दी आपको हम छोड़ने वाले हैं। जी उमेश जी, बात चल रही है कि क्या जंग खत्म हो गई है, सीज फायर हो गया, नहीं हो गया, क्या बनेगा आगे, क्या होगा। और एंडी खान जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्तकबिल का यूक्रेन बनने जा रहा है। जी, पाकिस्तान क्या होने जा रहा है? फ्यूचर यूक्रेन का बनेगा यूक्रेन पाकिस्तान। बनेगा। हाँ, वो तो बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो विरोधाभास, जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, वो अब सामने नजर आएंगे। एक तरफ आपने देखा है कि सीपेक में चाइना ने उधर 30 से 35 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके रखा है, और आपने पाकिस्तान ने जाके एक तरह से यूएस के साथ डील कर ली है, और उन्होंने वर्ल्ड बैंक से भी पैसे ले लिए हैं 30 से 35 बिलियन डॉलर, आईएमएफ से ले लिए 2.4 बिलियन डॉलर, एडीबी से ले लिए 800 मिलियन डॉलर। तो एक तरह से जो नुकसान उनको जो इन्वेस्टमेंट चाइना से आने वाला था, उन्होंने यूएस से कॉम्पनसेट कर लिया। अब ऐसा है कि आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो बहुत चाइनीज इंटरेस्ट पे हमला कर रहा था। तो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना विल डायरेक्टली स्पीक टू द बलोच लिबरेशन आर्मी फ्रीडम बलोच। फाइटर्स। हाँ, और अब ये क्या है कि रिकॉर्डिंग माइंस जो है वो एंडी उन्होंने सर इथे तो पूरा डिस्क्लोज ही करता। हाँ 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 जी, गुड गुड हाँ, उमेश जी, गुड। उमेश जी सारा कुछ कपड़े उतार देते हैं पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, नंगा करके सामने खड़ा कर देते हैं ये। हाँ जी, नहीं जी नहीं, वो उमेश जी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू। और रिकॉर्डिंग माइंस भी आपने देखा है कि कैसे उसको ऑफर कर दिया है बलूचिस्तान के अंदर। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर चाइना की सप्लाई चेन को खत्म करना चाहता है, तो वो चाइना देख रहा है। अब चाइना क्या करेगा, आपको ये भी मालूम है कि अफगानिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अफगानिस्तान की सरकार ने रद्द कर दिया चाइना के साथ। तो अब इवन इन बर्मा के अंदर एक जगह, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक प्रोविंस है, उसके अंदर हाई रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। उसके अंदर भी अमेरिका ने वहां पे रेबल्स को सहायता किया है, और वहां पे भी चाइनीज की सप्लाई काट दी है। और जो वो प्रोविंस है उसके अंदर बताया जाता है जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं वो F-35 बनाने के लिए काम आता है, और एक F-35 बनाने के लिए उस एलिमेंट का 17 किलो चाहिए। तो अब चाइना देख रहा है कि हर जगह उसकी सप्लाई खत्म होती जा रही है। अमेरिका सारे ओर्स सिक्योर कर रहा है, अपने खुद की जो फैक्ट्री है वो कैलिफोर्निया में डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि मेरा ये मानना है कि इंडिया और चाइना साथ में आने वाले हैं या आ चुके होंगे, क्योंकि आपने देखा कि अजित डोवाल आज वांग यी से मिले हैं। और सेकेंड बात की जा रही है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी अभी इसको समिट के लिए जाने वाले हैं। और बताया जाता है कि अगले महीने एक तरह से ब्रिक्स समिट भी होने वाली है ब्राजील में। और आपने एक और एक न्यूज देखा होगा कि लिंडसे ग्राहम ने बोला है कि रशिया के ऊपर हम एक इकोनॉमिक बंकर बस्टर बॉम्ब डालने वाले हैं। 500% एक तरह से हम एक तरह से उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। और रशिया के साथ जो रशिया के साथ तेल और गैस ले रहे हैं उनके ऊपर भी हम टैरिफ लगाएंगे। तो सीधा हमला उनका रशिया, इंडिया, चाइना के ऊपर है। आप जब जब ब्रिक्स समिट आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडिया और चाइना साथ में आ सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि मानसरोवर आना की यात्रा पड़ेगा। मेरे ख्याल से आ चुके हैं, और मानसरोवर की यात्रा चालू हो चुकी है।
और आपने ये भी देखा है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स चालू हो जाएंगे, चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियन सेक्टर वो अलाउ हो जाएगा। और एक तरह से आप ये भी हो सकता है कि पीओजेके के ऊपर भी बातचीत हो गई होगी कि इंडिया और चाइना एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगे जब हम पीओजेके लेंगे और वो ताइवान लेंगे। तो मेरा ये मानना है ये अंदर से डील हो चुकी है और इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की भी बात शायद हो चुकी होगी। 500 से ज्यादा लोग हमें लाइव इस वक्त देख रहे हैं। एंडी खान साहब, आपने सुनी बात उमेश जी की? अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी जी डॉक्टर साहब, मैं यही हूँ। जी जी, आपने सुनी बात उनकी? उन्होंने तो पूरा जो है वो डायसेक्ट करके बस नेट सर, पे मैंने बता आपको दी कह है। दिया ना कि पाकिस्तान इज द नेक्स्ट यूक्रेन। इसके अंदर बड़े मुल्क कूदने जा रहे हैं जिस वक्त अमेरिका की एंट्री होगी और यहाँ ठीक ठाक लड़ाई होनी है। और अगर ये जंग पाकिस्तान शायद पाकिस्तान तक ना रुके, इस पूरे खित्ते में फैल जाए। इट इज अ पॉसिबिलिटी। तो भारत को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? हाउ डू वी कीप भारत सेफ? when there are flames of war left, right, and center, how can we make sure that Bharat is not affected? Although it will be, but मेरा एक सवाल है सबसे, सर, इफ आई में, जी 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 जो जी जी जे बिल्कुल थर्टी करें। फाइव की जो जो J-35 की सेल चल रही है, जो सारे हथियार पे बेचे जा रहे हैं, तो क्या ये चाइना के खिलाफ भी यूज हो सकते हैं? अगर उमेश इफ यू आर क्लेमिंग कि इतना वो मतलब फ्रेजाइल सिचुएशन बनी हुई है, तो do you really feel that China will go ahead with any defense deal with Pakistan? Because it has stepped closer to USA, no doubts. After Munir's visit, lot many things are brewing, and then as you said, mining का मैंने अमजद सर को बहुत कुछ महीने पहले ही बोल दिया था कि अफगानिस्तान के अंदर चाइना की प्रेजेंस है माइनिंग में, तो अमेरिकन्स विल बी कॉल्ड इनटू बलूचिस्तान। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है पाकिस्तान आर्मी, पता नहीं जंग कैसे लड़ेगी। तो एक तो ये एक सरदर्दी दूर हो जाएगी, और दूसरा जो माइनिंग होगी अमेरिकन कंपनी से, उससे पैसा भी आएगा। तो और साथ ही साथ मतलब हाउ कैन वन गर्ल डेट टू गाइज एट द सेम टाइम? कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे। इस्लाम में सिर्फ 4 की J-35 इजाजत है, नहीं है, 4 की। सिर्फ J-35 नहीं है, बीच में कहीं F-35 भी घुस गया है। वो तो हमें भी ऑफर कर रहे हैं। एक तो खड़ा है हमारे साउथ में, चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम में। हाँ, तिरुवनंतपुरम में लैंड किया हुआ है। दे आर नॉट एग्रीइंग टू टेक इट इन द हैंगर। कह रहे इंडिया हैंगर में ले गया, इसको खोल खाल के फोटो में लेके सब चोरी कर लेगा। तो मतलब वो बाहर ही खड़ा है, वो चाहे नूर उस खान, पे रिपेयरिंग। वो नूर खान के हैंगर में जाएगा सर। ओए होए होए, नूर खान के एंगर में जाएगा। तो जकोबाबाद You एंड want नूर to खान add बेस। something, अपना उमेश जी? Do you want to add something? मेरा ये मानना है कि चाइना जो भी पाकिस्तान को जो वेपन्स देगा वो उसका एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा, वो उसका फुल वर्जन नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि वो क्योंकि चाइना जानता है कि पाकिस्तान हमेशा एक तरह से दगाबाज है। अब चाइना मक्कार है, तो वो जानता है कि इस दगेबाज को कैसे कंट्रोल करना। अमेरिका अब सुधरा है। अब ये समझे, ये भी देख लीजिए FATF की मीटिंग भी आने वाली है अगस्त में और अक्टूबर में, और वहां पे FATF का एक स्टेटमेंट भी आया है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि जो अप्रैल 22 को हिंदू सैलानियों को मारा गया था वो पाकिस्तान ने उसकी फंडिंग की है। सेकेंड, एक 2020 का केस है जिसमें भारत ने एक कंसाइनमेंट पकड़ा था पाकिस्तान बाउंड, जिसमें बताया जाता है कि वो जो मोटर्स है वो मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल यूज दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो FATF की जो
FATF में जो है वहां पे पाकिस्तान के गले में फंदा बैठाया जा रहा है। और अगर पाकिस्तान ने इस बार अमेरिका से अगर कुछ दगाबाजी की है तो इमीडिएटली उनको ग्रे लिस्ट नहीं ब्लैक लिस्ट ही कर देंगे। और सारे जो उनके मेरा ये मानना है कि उनका जो अभी जो एड आ रही है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से, उसको एक तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो अमेरिका इस बार जो काम कर रहा है बहुत सोच समझ के काम कर रहा है। और अगर हम समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है, तो मैं नहीं मानता हूँ वो बेवकूफ है। वो बेवकूफ बन के सब लोगों को ही इज प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ डिसेप्शन, सबको एक तरह से दूसरी जगह अलझा के रखता है और पीछे से वो एक अलग ही रकम का काम कर रहा है। और वो और उसके जो मागा सपोर्टर्स हैं, जो मैंने देखा है, वो उसको सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप को हल्के में मत लीजिए, वो एक तरह से डिसेप्शन प्रैक्टिस कर रहा है, मैं यही बोलूंगा। ठीक है, आप सब दोस्तों का आज जुड़ने का बहुत शुक्रिया। आखिरी कमेंट MS से आया, ये भी हमारे साथ हमेशा ही लाइव में जुड़ते हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं। इन्होंने लिखा है, पाकिस्तान इज स्टैंडिंग विद ईरान, सिटिंग विद USA, हैविंग लंच एंड स्लीपिंग with sitting with USA having lunch and sleeping with China for loans. Pakistan is the perfect example of prostitute as the oldest profession of the world. नाज़रीन, आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आज का शो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे या आप ज्वाइन भी करें। मिलते हैं अगले लाइव में, उस वक्त तक के लिए अपना मैं बहुत इसमें सारा एक ख्याल कमेंट ऐड जी करने जी चाहूंगा जी जी कि जी। प्लीज डोंट इंसल्ट प्रोस्टिट्यूट्स, एटलीस्ट उनके अंदर भी ईमान होता है। नहीं पाकिस्तान नहीं, तो वो उससे भी prostitute, भयभीत है। हम sex, there is a difference between sex worker and prostitute. We respect sex workers, but prostitutes is a different kettle of fish. बॉल गेम। हाँ